Hello friends, today we are going to discuss the parallelogram laws of vector additions. Parallelogram laws is given for vector additions. Vector addition. इससे पहले हम लोगों ने जो एडिशंस के वेक्टर एडिशंस के जो नियम पढ़े हैं वो सबसे पहला अभी जो हम लोग रिसेंटली पढ़ा है वो है ट्रायंगल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन. ट्रायंगल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशंस ये हमने अच्छी तरह से प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया. ये एक्चुअली एक बार मैं इसको रिकॉल कर देता हूँ आपके सुविधा के लिए कि ये जो ट्रायंगल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशंस था वो एक्चुअली क्या था कि ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग द रिजल्टेंट था. हम इसमें दो वेक्टर के एडिशंस का रिजल्टेंट ग्राफिकली डिटरमाइन करते थे. जैसे एग्जांपल के तौर पे इसको समझाने के लिए हम ऐसे कर देते हैं रिकॉल कराने के लिए कि जैसे मेरे पास दो वेक्टर था, ठीक है, ये वेक्टर सपोज करिए ये वेक्टर ए है और मेरे पास दूसरा कोई वेक्टर है और वो वेक्टर जो है सो सपोज करिए ऐसा है, ये वेक्टर बी, ठीक है. अब मुझे अगर निकालना है कि आप ए वेक्टर को अब जोड़ डालें बी के साथ, मतलब कि बी को जोड़ना है हमको ए के साथ, तो हम लोग क्या करेंगे इसके टेल को, ये एक कंडीशंस है वेक्टर लॉ के एप्लीकेशंस का कि जिस वेक्टर को जोड़ना है जिसके साथ उसके टेल को उठाइए और इस टेल को उठा करके इसके हेड के पास ला कर रखिए. उठाने में ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड के कहने का मतलब लेंथ ऑफ द वेक्टर, और नो इसका ओरिएंटेशन चेंज होना चाहिए, मतलब जिस डायरेक्शंस में ये पॉइंट कर रहा है यहाँ भी आने के बाद वो उसी डायरेक्शंस में पॉइंट करेगा. तो इस केसेस में हम लोग क्या करते थे कि ये वेक्टर ऐसे है, ये वेक्टर सपोज ये हो गया वेक्टर ए, इसका टेल को उठा के यहाँ लाएं तो इसको हम बना दिए, ये हो गया मेरा वेक्टर बी, ठीक है. तो इसका जो रिजल्टेंट हो गया इट इज द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल विथ द टेल ऑफ द रिजल्टेंट इज द टेल ऑफ वेक्टर ए एंड हेड जो होगा वो टुवर्ड्स द वेक्टर बी होगा. दिस इज द रिजल्टेंट आर वेक्टर जो है इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है. ट्रायंगल लॉ बस इतना ही कहता है, ठीक है. द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इज अ रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स, ठीक है. अब इसने एक तो चीज अच्छी तरह से दे दी आपको कि ये इसने एंगल दे दिया, मतलब कि रिजल्टेंट किस डायरेक्शंस में होगा ये तो आपको पता चल गया, लेकिन रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये आपको जब आप स्केल से नापेंगे इसके लेंथ को, ये लेंथ क्या हुआ वही इसके मैग्नीट्यूड को डिफाइन करेगा. ये ट्रायंगल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन. अब हम आते हैं पैरेललोग्राम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशंस में. ये जो पैरेललोग्राम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन है इसी दो वेक्टर के केसेस में हम लोग देखते हैं. ये जो अभी हमने एग्जांपल पढ़ा, ये जो एग्जांपल हमने देखा, इसी कॉन्टेक्स्ट में हम अब पैरेललोग्राम लॉज को भी देखते हैं. पैरेललोग्राम लॉज जो है वो बस वेक्टर्स जो आप ला रहे हैं इस कंडीशंस को थोड़ा डिफरेंट ढंग से जो है सो बताता है. वो कहता है कि दो वेक्टर जिनको जोड़ना है उनका टेल आपस में जोड़ डालें, ठीक है. यू शुड ऐड, मतलब व्हेन यू हैव टू ऐड द टू वेक्टर, तो क्या होगा कि दोनों के टेल को आपस में एक पॉइंट पे ले आवे. जैसे ये और ये है, एक वेक्टर जो मेरा वेक्टर ए है वो क्या है, वेक्टर ए मेरा इधर देख रहा है, ये हो गया वेक्टर ए, ठीक है. और वेक्टर बी मेरा ऊपर की ओर देख रहा है, मतलब ये हो गया मेरा वेक्टर बी, ठीक है. ये हो गया मेरा वेक्टर बी, ठीक है. अब इनका जो रिजल्टेंट होगा इट विल बी द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय टेकिंग ए एंड बी एट द एडजेसेंट साइड. तो इसको पैरेललोग्राम को पहले आप बना ले. ये पैरेललोग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ये जो डायगोनल होगा ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है. इसी को डिटेल में हम अब जानेंगे, ठीक है, कि पैरेललोग्राम लॉज क्या कहता है. पैरेललोग्राम लॉज कहता है कि जैसे आप कंसीडर करिए हमारे पास दो वेक्टर है, ये हो गया मेरा वेक्टर ए और ये हो गया मेरा वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर बी. तो आप जो दे इनके बीच का जो एंगल है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है.
पैरेललोग्राम लॉस का बेसिक कंडीशंस है that you have to bring the tail of both the vector at the same point. You have to coincide the tail of two vectors. तो यहाँ पे जब हम पैरेललोग्राम लॉ इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, ये मेरा वेक्टर जो है वो ए तो ऐसा है, ऐसा ही रहेगा, हॉरिजॉन्टल वेक्टर ही दिख ही रहा है, ये वेक्टर ए हो गया, ठीक है। और इसके टेल को हम यहाँ ले आते हैं, तो ये टेल हमारा हो गया ऐसा, ये हो गया मेरा वेक्टर बी। उस केसेस में हेड और टेल था, यहाँ क्या है, दोनों का टेल आपस में कोइंसाइड करता है। हमने बांध रखा है, इनके बीच का एंगल है ये थीटा। अब देखेंगे क्या चीज कि इसका एज पर द पैरेललोग्राम लॉज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर, कौन कौन से वेक्टर, दीज टू वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर ए एंड बी विल बी द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। डायगोनल मतलब क्या, ये जो है डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम फाउंड बाय टेकिंग ए एंड बी एज एन एडजेसेंट साइड। तो पहले पैरेललोग्राम को हम लोग पूरा कर लेते हैं। तो ये रहा मेरा पैरेललोग्राम, ठीक है, ये बी पैरेलल ही होता है, ये हो गया। तो अब हमारा जो है मतलब डायगोनल क्या होगा, दिस विल बी माय डायगोनल एंड दिस इज द वेक्टर आर, विच इज वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। दिस इज व्हाट द पैरेललोग्राम लॉ सेज, ठीक है, ये ऐसा रिजल्टेंट निकलता है। अब इतना तो उसने बता दिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा वैल्यूज पार्ट पे आते हैं। तो आप अगर गौर से देखिए, ये जो लाइन है, अगर मतलब ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो ये जो लाइन है इसका लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ इज नथिंग बट लेंथ ऑफ दिस लाइन इज मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए विल बी द लेंथ ऑफ लाइन एंड मॉड ऑफ ए इज नथिंग बट ए। हम मान मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से इस लाइन का लेंथ क्या होगा, तो इस लाइन का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, मॉड ऑफ बी होगा, दिस इज नथिंग बट बी, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं देखिए ये और ये पैरेलल है, ठीक है, और सेम ही मतलब इसका लेंथ होगा, तो ये हो गया मेरा बी, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम को हम थोड़ा सा आपके उसको नोटेट कर देते हैं कि ये हो गया वेक्टर ए, वेक्टर ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया सी पॉइंट और ये हो गया डी पॉइंट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर हम नीचे की ओर डालते हैं, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हमने डाला यहाँ से नीचे की ओर, ठीक है। तो ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कहाँ पे आके काटा, मान लीजिए कि ई पॉइंट पे आके काटा, ये मेरा 90 डिग्री पे, ठीक है। अब ये देखिएगा कि ये दोनों लाइन जो है वो आपस में क्या है, तो पैरेलल लाइंस है, तो इनके बीच जो एंगल थीटा बन रहा है, सेम यहाँ भी जो है सो हमारा थीटा एंगल ही होगा। ये ज्योमेट्री का बेसिक कंसेप्ट है, अगर किसी को क्लियर नहीं है तो थोड़ा ज्योमेट्री पढ़ ले, ठीक है, लेकिन ऐसा होगा, ठीक है। अब मुझे कोई बताएगा कि इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ऑफ डी ई और बी, ये जो मेरा ट्राइंगल बना कौन सा, ये देखिएगा, ये जो मेरा ट्राइंगल बन गया, ये यहाँ जो इस तीनों साइड को लेकर के, इसी ट्राइंगल में हम कह रहे हैं इन ट्राइंगल डी ई बी। अब आप साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू डी ई, मतलब लंब बट्टा कर डी बट्टा बी डी, ठीक है। तो इससे निकल जाएगा आपको क्या चीज कि डी ई इज इक्वल टू यहाँ से बी साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ ये जो है अब आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, ठीक है। ये क्या हो गया, बी साइन थीटा हो गया, ये जो लेंथ है सो, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कॉस थीटा लगाते हैं इसी ट्राइंगल में। कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू बी ई बाई बी डी एंड बी ई बाई बी डी। सो दिस सेज कि भैया बी ई इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। मतलब क्या, मतलब ये कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ क्या निकल के आ गया, ये आ गया बी कॉस ऑफ थीटा। अब देखिए अगर आपको
अगर इस ये जो रिजल्टेंट आया पैरेललोग्राम्स लॉज के थ्रू, जो ये जो लाइन जो डायगोनल है, इस डायगोनल का जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ दिस डायगोनल विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। होगा कि नहीं होगा? लेंथ ऑफ दिस डायगोनल विल बी द रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो हम आप देखिएगा क्या चीज कि पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इन ट्राइंगल डी, यहां से देखिएगा ए, इन ट्राइंगल ए डी और ई में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ई डी या डी पे स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए ना, यहाँ से ये पूरा जो डिस्टेंस है, ये पूरा जो हमने ये जो बेस देख रहे हैं, ये इस पे स्क्वायर ले लिया, साथ में इस पे स्क्वायर ले लिया। तो अब आप इसको लिख सकते हैं, एडी क्या हो गया, एडी हो गया ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो है सो ले रहे हैं, लेंथ का स्क्वायर ले रहे हैं। तो ये जो है सो बेसिकली क्या आ गया, ये एडी जो है वो मैग्नीट्यूड है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं। तो पहले यहाँ लिख लीजिए, ए ई को आप लिख सकते हैं ए बी प्लस बी का स्क्वायर और जोड़ यहाँ पे डी का स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी का वैल्यू डालिए ना, ये ए बी का लेंथ क्या है, ए है, मैंने पहले लिख रखा। तो ए और बी हो गया बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो गया बी कॉस थीटा पे स्क्वायर। ठीक है, और जो यहाँ पे बी साइन थीटा पे स्क्वायर हो जाएगा। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, बी स्क्वायर यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा छूट गया, सॉरी, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस यहाँ पे जो इसका हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इसको तोड़ करके ये भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर अब प्लस यहाँ पे तो बी स्क्वायर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और जोड़ 2ab कॉस थीटा। अब हम ये जान लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा भी है। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, सॉरी, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1 हो जाता है। और इसीलिए जब हम लोग रिजल्टेंट लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और इसीलिए आप जब इसको हम रूट ले लेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, एडी क्या हो जाता है, एडी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो आपने कहीं ना कहीं ये सारा ज्योमेट्री का कंसेप्ट लगाने के बाद, ये जो ज्योमेट्री का कंसेप्ट आपने लगाया, इसके थ्रू आपने क्या निकाल लिया, इसके थ्रू आपने रिजल्टेंट निकाला जो है सो मैग्नीट्यूड निकाल लिया। मतलब इस वेक्टर के लेंथ को आपने कैलकुलेट कर लिया, लेंथ ऑफ डायगोनल। इसको आप ये भी कह सकते हैं, दिस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल। इसका डायगोनल, पैरेललोग्राम का डायगोनल। ठीक है, लेंथ ऑफ डायगोनल आपने निकाल लिया। अब ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकाल लिया, लेकिन एक जो चीज हमको और निकालनी है कि ये जो रिजल्टेंट है, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि इसके साथ जो है वो अल्फा एंगल बना रहा है। ओरिएंटेशन भी तो चाहिए ना, सम हाउ ए वेक्टर, आपको रिजल्टेंट को डिफाइन करना है तो केवल उसके मैग्नीट्यूड से तो काम नहीं चलने वाला है, यू नीड टू हैव अ डायरेक्शंस ऑफ दैट वेक्टर। हम मानते हैं कि ये जो एंगल है ये आपके साथ अल्फा एंगल बना रहा है, या आप बी के साथ आप ये भी मान सकते हैं कि इसके साथ बीटा एंगल, आप कुछ भी मान सकते हैं, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। बस कंडीशन यही है कि थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा जो है तो होगा ही होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, ये तो कंडीशन होगा ही होगा। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐसा करते हैं,
कि आप एक बार इसको देखेंगे कि ये जो आप देखे अल्फा माना आपने, तो आप लिख सकते हैं कि 10 अल्फा इज इक्वल टू लंब बट्टा आधार मतलब डी बट्टा ए ई। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या चीज, 10 अल्फा, 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या, तो डी ई, यहाँ डी ई बट्टा ए ई। ठीक है, तो हमारा जो डी है उसको हम लोग क्या लिख रखा है, मतलब निकाल रखा है, डी का लेंथ बी साइन थीटा, और ए का लेंथ हमने क्या निकाल रखा है, तो ए का लेंथ हो गया हमको यहाँ से देखिए ना, ये देखिए ये ए क्या हो गया, ये जो डिस्टेंस हुआ यही ना, ए लेंथ जो हुआ यही ना ए हुआ, तो ये ए क्या हो गया, ए बी प्लस बी ई, तो ए बी प्लस बी ई हुआ। ठीक है, ये क्या हो गया, तो ए बी प्लस बी, तो आप इसको लिख सकते हैं बी साइन थीटा बट्टा ए बी क्या है, वेक्टर ए मतलब ए है, इसका लेंथ क्या, ए प्लस बी। नाउ यू हैव कैलकुलेटेड द रिजल्टेंट। ठीक है, इसको एक बार हम फिर से समझा देते हैं कि आपने रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट कर लिया। हमने कहा कि हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर था वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर था हमारे पास वेक्टर बी। ठीक है, तो हमने कहा कि इसका रिजल्टेंट जो होगा वो इन दोनों साइड को एडजेसेंट मान करके जो पैरेललोग्राम हम बनाएंगे उसका डायगोनल होगा। तो इसको हमने जो है जो पहले एक पैरेललोग्राम बना लिया। ठीक है, और पैरेललोग्राम बनाने के बाद ये हमारा रिजल्टेंट निकल करके आ गया। ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट निकल करके आ गया। तो इसमें थोड़ा सा जो है सो वो प्रॉब्लम है, तो इसको एक बार हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं और फिर से बनाते हैं। ये हमारा रिजल्टेंट निकल करके आ गया। ठीक है, दिस इज रिजल्टेंट, डायगोनल है, आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ये जो एंगल अल्फा बनाता है ए के साथ तो क्या हो जाएगा, तो हम लोगों तो ने क्या किया था, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर इस पॉइंट से ड्रॉ कर रखा था, और ये जो परपेंडिकुलर था यही ना था, यहाँ से ये ए था, ए बी, यहाँ पे सी, ये डी था, और ये यहाँ पे ई था। तो ये हमने जब परपेंडिकुलर को ड्रॉ रखा था तो इस ट्रायंगल में हमने निकाला यहाँ से कि 10 अल्फा इज इक्वल टू डी ई बट्टा ए ई। अब ये भी एंगल जो है सो यदि इनके बीच का जो एंगल है, ये एंगल जो है इनके बीच का आपसी एंगल जो है वो क्या है, थीटा है। ठीक है, तो थीटा है, तो इसीलिए जो है सो हमने यहाँ पे निकाला क्या चीज, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस थीटा की वजह से हमने ये निकाल रखा है, ये इसका लेंथ बी होगा, इसके पैरेलल है, सेम लेंथ का है, तो ये हमने निकाल रखा था क्या चीज, तो ये हो गया बी कॉस थीटा और ये हो गया ए साइन थीटा, और इसी से हमने निकाल लिया यहाँ पर 10 अल्फा इक्वल टू लंब बट्टा आधार, एंड दिस इज इक्वल टू दिस। So we have the two very beautiful equations, and these equations are कि magnitude of resultant vector r is nothing but यहाँ पे रूट अंडर a square b square प्लस 2ab cos थीटा, या फिर आप और दूसरा जो है तो आप लिख सकते हैं 10 अल्फा या फिर एंगल अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स और क्या चीज, तो b साइन थीटा बटा a प्लस b cos थीटा। ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये आपको कहीं ना कहीं बहुत काम आने वाले हैं। वेक्टर्स का जब हम लोग एडिशंस रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये बहुत काम आने वाले हैं, और इस इक्वेशंस के बहुत सारे इम्प्लीकेशंस भी हैं। मतलब इम्प्लीकेशन से कहने का मतलब है कि डिफरेंट मतलब इनके आपसी एंगल जब वेरी करता है या इनका मैग्नीट्यूड जब वेरी करता है तो ये और ये दोनों काफ़ी खूबसूरत ढंग से बदलते हैं। ठीक है, ये काफ़ी खूबसूरत ढंग से बदलते हैं। हम लोग चाहेंगे कि इसको इसी स्लाइड में इस कंडीशंस को अच्छी तरह से एक बार देख लें कि अगर हम आपको एक केस देते हैं, सपोज करिए आई गिव यू ए केस 1, ठीक है, केस स्टडी, इस इक्वेशंस को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। इस केस 1 में हमने कहा कि अगर थीटा का वैल्यू 0 है, थीटा का वैल्यू 0 मतलब क्या, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज 0, एंगल बिटवीन टू वेक्टर
वेक्टर इज 0। अगर हमने कहा कि इनके बीच का एंगल 0 है, तो आप जरा आप देखिए कि 0 करने का मतलब क्या है कि ए भी उसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है और बी भी उसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और अब हम पूछ रहे हैं कि अब भैया रिजल्टेंट बता दो हमको। तो इस इक्वेशंस में हम थीटा इक्वल टू 0 डालते हैं। इक्वेशंस ए में जो है हम पुट करेंगे थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, तो चलो देख लो। ये आ जाएगा, आपको ऐसे करिए, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ यहाँ पे 0, ठीक है। तो कॉस 0 इज नथिंग बट क्या, इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। इसीलिए अब जब आप इस इक्वेशंस को लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर। तो रिजल्टेंट r क्या आ गया, रिजल्टेंट r आ गया a प्लस बी। आपको मैंने कह रखा है कि ये a प्लस बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। तो ये जो वैल्यू आपको आया, ये मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट। याद रखिए इस चीज को भैया, दिस वैल्यू इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट। दो वेक्टर के एडिशंस का रिजल्टेंट इससे ज्यादा तो कभी नहीं होने वाला है, ठीक है। दिस इज मैक्सिमम, क्योंकि ये सेम डायरेक्शंस में पॉइंट करते हैं, इसलिए इससे ज्यादा तो रिजल्टेंट कभी नहीं होने वाला, ठीक है। कोई जादू ही हो जाए, लेकिन इससे ज्यादा जो है सो ये पॉसिबल, रिजल्टेंट का होना पॉसिबल नहीं है। अब यही केस हम कहते हैं कि आप निकाल के हमको दिखाइए क्या चीज, तो केस 2 यहाँ पे हम लोग करते हैं, थोड़ा सा जगह का केस 2 है। और ये क्या है कि हम बोलते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री पर निकाल के दिखाइए, ठीक है। तो इस केसेस में क्या होगा, तो मेरा जो रिजल्टेंट होगा आर, ठीक है, मॉड ऑफ आर, ये हो जाएगा क्या चीज, यहाँ पे लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है सो आपको 180 डिग्री, इसका ये क्या होगा, कॉस ऑफ 180 डिग्री क्या आएगा, ये आ जाएगा आपको, ओहो, ये आ जाएगा आपको -1। और इसीलिए आप इसको निकालेंगे क्या चीज, तो मोड ऑफ वेक्टर ए माइनस मोड ऑफ वेक्टर बी। और कहीं ना कहीं आप जो है सो ये मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होना है, इसलिए ये डबल मोड जो है यहाँ पे लग जाएगा। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर का ये मैग्नीट्यूड इस केस के लिए। तो आप अगर इसको गौर से देखिए तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपको मिनिमम वैल्यू देगा। मतलब कि अगर आपके पास दो वेक्टर है ए और बी, अगर मैं इसके कहने का ये मतलब है कि अगर आपके पास दो वेक्टर है ए और बी और इसका आप सम कर रहे हैं, ठीक है, इसका आप सम कर रहे हैं, तो सम जो है तो क्या होगा, सम शुड बी, अब अगर सम निकालेंगे तो इसका जो सम होगा इट शुड बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी, और इट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी का, ठीक है। ये जो इक्वेशंस आप देख रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, इससे बहुत चीजें कंक्लूड होती है। दो वेक्टर का सम, ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड के सम से ज्यादा बड़ा तो होने से रहा। ये जो मैंने दिखा, ये सम वेरी क्यों कर रहा है, क्योंकि ये डिपेंड करता है एंगल पे। अब एंगल वेरी करेगा 0 से 180 के बीच में, उसी हिसाब से सम जो है सो वेरी करेगा, ठीक है। एक केस और बचता है और हम इस केस को यहीं पे डील कर लेना चाहते हैं। वो केस कहता है केस 3, केस 3 हम लोग पढ़ लेते हैं। ये केस कहता है कि यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब क्या चीज, कि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो गए, वेक्टर बी ऐसा हो गया, वेक्टर ए ऐसा हो गया, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। अब जो रिजल्टेंट होगा ये पैरेललोग्राम लॉस के हिसाब से ये बन जाएगा ऐसा, और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या बन जाएगा ऐसा। तो ये जो रिजल्टेंट आर होगा
ये आर क्या होगा इस केस में, दिस आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा, और इसीलिए ये जो है सो क्या आ जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, और एंगल अगर आप निकालेंगे, ये एंगल, ये जो एंगल है, अगर ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से लगाइए ना, ये हो गया बी और ये हो गया ए, तो ये क्या हो गया, बी बाई ए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से मिल गया। 3 कंडीशंस आपने देख लिए। कौन कौन से कंडीशंस देखे, एक तो कंडीशंस हमने यहाँ देखा भैया, ये केस 1 को देखा कि जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 आता है तो उस केसेस में क्या हो जाता है कि ये थीटा मेरा 1 हो जाता है, और इसलिए रिजल्टेंट का वैल्यू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी हो जाता है। ठीक है, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री, एक केस 2 देखा 180 डिग्री, मतलब एक वेक्टर मान लीजिए कि वेक्टर ए मेरा इधर की तरफ है और वेक्टर बी मेरा इधर की तरफ है, तब इनके बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। उस केसेस में रिजल्टेंट क्या होगा, तो इसके मैग्नीट्यूड में से इसका मैग्नीट्यूड घट जाएगा। ठीक है, और चूंकि मैग्नीट्यूड है ये भी बड़ा हो सकता है, ये भी तो निगेटिव में आएगा, इसलिए इसको डबल मोड से जो इंडिकेट कर दो कि मैग्नीट्यूड तो किसी चीज का निगेटिव हो नहीं सकता है। हाँ, अगर डायरेक्शन चेंज कर जाएगा जो है सो अकॉर्डिंग टू द साइजेस ऑफ ए और बी के हिसाब से प्लैनेट्स का डायरेक्शन चेंज कर जाए। तीसरा केस हमने पढ़ा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री में रिजल्टेंट आ गया आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और टेन थीटा इक्वल टू पी बाई। और भी मल्टीपल केसेस है, लेकिन ये चीज याद रखने की है कि हमारा इक्वेशन यही रहने वाला है। कौन, ये जो आपने डिराइव किया है, यही दो इक्वेशंस के थ्रू सारा केसेस डील होने वाला है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। छोटा सा सवाल इसने पूछ रखा है कि फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन्स एंड 4 न्यूटन्स एक्ट ऑन ए बॉडी। ठीक है, किसी भी बॉडी पे, जैसे एक बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी पे 6 न्यूटन एंड 4 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी। यहाँ पे आप सपोज करिए कि एक लगा इधर से 6 न्यूटन और एक इधर लग रहा है 4 न्यूटन। ठीक है, एक ही पॉइंट पे लग रहा है। तो फोर्सेस ऑफ 6 न्यूटन एंड 4 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर। अभी हमने पढ़ा है कि दो फोर्सेस हैं। ठीक है, तो इनका बीच का एंगल हमको नहीं दिया है। ठीक है, एंगल थीटा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज अननोन। ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज नॉट गिवन। अब अगर एंगल हमको नहीं दिया गया है, लेकिन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर, मतलब इसमें से इस इतने ऑप्शंस में से इन ऑप्शंस का इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट होने की संभावना है। संभावना किस पे निर्भर करती है कि ये दो फोर्स किस एंगल पे लग रहे हैं। हमने कहा है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट अभी निकाला है, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है मतलब मॉड ऑफ वेक्टर आर। ठीक है, ये जो है तो अभी हम लोग इसको निकाले हैं कि ये मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, इससे जो है सो बड़ा या बराबर होगा, और ये क्या होगा तो छोटा, इसका लिमिट वैल्यू कहाँ चला जाता है, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, इसी के बीच में इसका रिजल्टेंट होगा। चाहे थीटा को आप कुछ भी वेरी करवा लें, इसका रिजल्टेंट इसी के बीच में होगा। मतलब क्या कि मॉड ऑफ वेक्टर आर, रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर आर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट जो होगा वो 6 में से 4 गया, तो आपने माना यहाँ पे 2 न्यूटन और यहाँ पे मान लिया 6 और 4 10, तो ये 10 न्यूटन। तो 2 और 10 के बीच में जो भी वैल्यूज होगा उसमें इसका रिजल्टेंट लाई करेगा। तो 2 में भी होगा, यहाँ देखिए ये जो है 2 में भी होगा, 10 में भी होगा। ठीक है, 1 में नहीं होगा, क्योंकि जो इसका मिनिमम वैल्यू आ रहा है वो 2 न्यूटन तक आ रहा है, 1 में नहीं होगा। 8 में भी होगा, 0 तो होने की संभावना नहीं, क्योंकि 2 से 10 के बीच में 0 अलाइन नहीं करता है। 7 में भी होगा। ठीक है,
और 11 न्यूटन। तो 11 होने की संभावना नहीं, क्योंकि 10 से ज्यादा इनका जो है किसी भी एंगल पे आप घुमा लो इन दोनों वेक्टर को, ये मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी से ज्यादा इनका रिजल्टेंट होने नहीं जा रहा है, तो इसके होने की भी संभावना खत्म हो गई। तो कहने का मतलब है कितना हो गया, या तो वो 2 न्यूटन होगा, या 10 न्यूटन होगा, या नहीं तो जो है 8 न्यूटन होगा, और या नहीं तो 7 न्यूटन होगा। और ये जो वैल्यूज हैं इनके होने की संभावना निर्भर करती है एंगल बिटवीन दैट, इट इज पॉसिबल एट डिफरेंट एंगल ऑफ थीटा, पॉसिबल एट डिफरेंट एंगल ऑफ थीटा। ये जो थीटा है जैसे जैसे घटाओगे बढ़ाओगे, ठीक है, तो ये इसी के बीच में लाई करेगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो यहाँ पे कि 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 2 आर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। मतलब क्या, एक वेक्टर है हमारा, ये दो ही, इसका जो लेंथ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये भी इसने रखा है 2, और एक वेक्टर है, ये है मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये भी 2 ही है, इक्वल मैग्नीट्यूड का है, एट एन एंगल 60 डिग्री। ये क्या है, तो 60 डिग्री पे है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम एंड डिफरेंसेस। देखिए सम और डिफरेंस दोनों पूछ दिया, ठीक है। डिफरेंसेस को थोड़ा हम लेटर एक्सप्लेन करेंगे, सम निकाल लो। सम के लिए हमने यहाँ पे एक अपना रिजल्टेंट निकाल रखा था, मैग्नीट्यूड ऑफ सम इज इक्वल टू रूट अंडर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ऑफ थीटा। तो ये हो जाएगा आपको 2 पे ए मैग्नीट्यूड 2 पे स्क्वायर, तो 2 पे स्क्वायर मतलब यहाँ पे सॉरी 2 पे स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2 पे स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 यहाँ पे cos 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4 प्लस 4 और प्लस ये 2, तो ये भी हो जाएगा 4, क्योंकि cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। तो ये कितना आ गया 8 4 12, ये आ गया 12। इसको आप लिख सकते हो 2√3 मैग्नीट्यूड हो गया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम एंड डिफरेंस। एंगल भी निकाल सकते थे, इनका जो पैरेललोग्राम लॉ से क्या होगा, इसको आप जो है सो आप पूरा कर लो, इसका पैरेललोग्राम पूरा कर लो, ठीक है, ऐसे पूरा हो गया। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड आर सम का, तो इसके बीच का एंगल थीटा निकालते हैं, थीटा भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो बस tan थीटा इज इक्वल टू मतलब बी साइन, यहाँ से थीटा ने अल्फा मानो, क्योंकि हम डिराइव ही किया है उसको उस ढंग से जो है, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। तो बी साइन थीटा निकालोगे, बी होगा मैग्नीट्यूड 2 है, साइन थीटा का वैल्यू 60 डिग्री बटा 2 प्लस 2 कॉस ऑफ 60 डिग्री, इसका जो वैल्यू होगा वो रिजल्टेंट का एंगल होगा। हमने अभी डिफरेंस को यहाँ डिस्कस नहीं किया, क्योंकि डिफरेंस में हम थोड़ा सा 1-2 मिनट के कुछ जो है सो ऐड करना चाहते हैं डिफरेंस को लेकर के। ये इम्प्लीमेंटिंग द पैरेललोग्राम लॉज फॉर वेक्टर सब्सट्रैक्शंस, इसको देख लीजिए। जो हमने अभी डेरिवेशंस किया था उसमें 2 वेक्टर ए और बी का सम निकाला था, और कैसे निकाला था कि ये मान लीजिए मेरा वेक्टर ए था, ठीक है, और ये मेरा वेक्टर बी था, ठीक, ये था ये बी था। तो इसका जो सम होता था रिजल्टेंट, वो क्या होता था, वो मेरा डायगोनल होता था, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय टेकिंग ए एंड बी एज द एडजेसेंट साइड, ठीक है, ये होता था, ये नहीं होता था आर रिजल्टेंट, और ये एंगल होता था थीटा। और तब आपको 2 वैल्यू जो है रिजल्टेंट के आ चुके थे, वेक्टर आर का जो मॉड था वो आप निकाल चुके थे, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। और आपने ये भी निकाल लिया कि ये जो एंगल अल्फा रिजल्टेंट बनाएगा इसके साथ, ये जो एंगल है रिजल्टेंट का, ये जो एंगल है अल्फा, आपने ये भी निकाल लिया था कि यहाँ से tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बी
साइन थीटा बट्टा ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये तो आपने निकाल लिया था। ठीक है, अब देखिएगा कि जब हम वेक्टर सब्सट्रैक्शन करते हैं, मतलब अब किसी ने कह दिया कि ये तो आपने किया क्या, वेक्टर ए को बी के साथ जोड़ा। ठीक है, अब ए माइनस बी करने को मैं कह रहा हूं, तो इसमें जब हम पैरेललोग्राम लॉस को अप्लाई करेंगे तो बस क्या करना है कि a प्लस ऑफ माइनस बी करना है। और जब ऐसा करेंगे तो ये अब ये कैसा बनेगा, a तो ऐसा ही रह जाएगा जैसा पहले था, ऊपर वाले डायग्राम में आप देख रहे हैं। b जो है सो 180 डिग्री से रोटेट करेगा, यानी तो आप इसको कह सकते हैं कि ये अपोजिट हो जाएगा। तो b मेरा चला आया ऐसे, ये मेरा माइनस बी हो गया। ठीक है, माइनस बी हो गया। पहले ये कैसा हुआ करता था, ऐसा हुआ करता था। तो आप जो इसमें ट्राइंगल लॉ लगाएंगे, मतलब आप उनको क्या करना है, इसको ऐड ही तो करना है। अब इस हिसाब से जो ट्राइंगल्स लॉ लगाएंगे तो हमारा जो होगा वो पैरेललोग्राम को हम फुलफिल कर देंगे, फाउंड बाय टेकिंग ए एंड बी एज द एडजेसेंट साइड। ये पैरेललोग्राम बन गया, और इसका जो डायगोनल है ये इस बार हमको रिजल्टेंट देगा। ये हो गया वेक्टर ऑफ ए माइनस वेक्टर ऑफ बी। तो इस वाले केस में याद रखिए ये एंगल जो हो जाता है वो 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है, और इसीलिए वेक्टर सब्सट्रैक्शन का जब केस आएगा तो ये इक्वेशन जो है तो उसमें थीटा की वैल्यू बदल जाएगी। थीटा चेंजेस व्हेन यू वर आस्क्ड टू फाइंड आउट द वेक्टर सब्सट्रैक्शंस। ठीक है, सो थीटा द वैल्यू ऑफ एंगल between two vector changes when you are asked to find the subtractions of vector, subtraction of two vector। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं, आपको इस पिक्चर से क्लियर हो गया कि अब a माइनस बी के केस में दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, और इसीलिए यही 180 डिग्री माइनस थीटा जो है सो हम इसमें अप्लाई कर देंगे। तो अब जो मेरा रिजल्टेंट r का वैल्यू आएगा, अब इस केसेस में जो मेरा रिजल्टेंट r का वैल्यू आना है वो क्या आना है, तो ये देख लीजिए, दिस रिजल्टेंट r नाउ इज इक्वल टू रूट अंडर a square plus b square plus 2ab cos of 180 degree minus theta, or this is nothing but equal to catches a square plus b square minus 2ab cos of। ठीक है, और जो आपका आप निकालेंगे कि ये कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, अगर मान लीजिए कि ये जो है सो अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो जब इस केसेस में निकालेंगे तो हम क्या निकालेंगे, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या निकालना है, तो इस केसेस में निकालेंगे tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बी साइन 180 माइनस थीटा बटा ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू बी साइन थीटा बटा ए माइनस बी। ठीक है, ये हमने क्या किया, हमने इम्प्लीमेंट किया पैरेललोग्राम्स लॉ को वेक्टर सब्सट्रैक्शंस के लिए। सिंपली जो फॉर्मूला था वो वही फॉर्मूला रह गया, लेकिन भैया जब आप सब्सट्रैक्शन कर रहे हो तो स्पेशल केसेस ऑफ एडिशंस हैं, तो वो जो एडिशंस के दो नियम लगाए थे, निकाले थे आपने, उसी में क्या किया, आपने एंगल बिटवीन द टू वेक्टर को चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को, इसने क्या कर रखा है, a माइनस बी निकालने के लिए अब इनके बीच का एंगल जो है सो यहाँ 60 डिग्री मेंशन कर रखा है। तो जब आप वेक्टर a माइनस बी अब निकालेंगे, वेक्टर a माइनस बी जब अब निकालेंगे तो अब आपको क्या आएगा, ये आ जाएगा आपको रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2ab कॉस ऑफ 60 डिग्री ले लीजिएगा, और ये जो वैल्यू आएगा यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 प्लस 4 माइनस
यहाँ पे तो 4 4 4 कट जाएगा, ये 2 आएगा इस केसेस में। इस तरह से एंगल भी जब निकालेंगे तो यहाँ माइनस साइन हो जाएगा। तो ये जो केसेस हैं वो क्लियरली इसमें एक्सप्लेन हो जाते हैं। एंड वी हैव द लास्ट वीडियो टू टैकल, एंड लास्ट वीडियो ने अभी 1-2 क्वेश्चंस और इसमें दे रखा है। जैसे ये केसेस देखिए, ये बहुत अच्छा केसेस है। a प्लस बी कह रहा है बंदा इसमें निकालने के लिए, और a माइनस बी कह रहा है, ठीक है। तो एक जो चीज अब समझ लीजिए, यहाँ फोटो में आपको a और b के बीच क्या एंगल है, a और b के बीच क्या एंगल है, और a प्लस बी जब हम निकालेंगे रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट r इज इक्वल टू क्या चीज, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे ये इक्वेशन होगा मेरा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, तो मॉड ऑफ वेक्टर a पे स्क्वायर जोड़ मॉड ऑफ वेक्टर b पे स्क्वायर जोड़ ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b, यहाँ पे cos ऑफ 60 डिग्री। तो ये निकाल लो, ये हो जाएगा 4 पे स्क्वायर 4 चौका 16, 3 पे स्क्वायर 3 3 9 प्लस 2 4 इंटू 3 और cos 60 मतलब 1/2, ये कट गया। तो ये कितना 16 9 25 प्लस 12, तो ये हो गया 37, ठीक है। और यही जो आप a माइनस बी निकालोगे, a माइनस बी निकालोगे, तो अब आपकी मर्जी है, आप cos 120 डिग्री बना के इसको नीचे कर दो, ठीक है। इसके बीच का एंगल 120 ले लो और प्लस में लगा दो, या नहीं तो सीधे आप यहाँ पे माइनस कर लो और इस फॉर्मूला में पुट कर दो इसको जो है। सो तो इस केसेस में क्या हो जाएगा, 16 प्लस 9 माइनस यहाँ पे 12, और जो इसका